हो गई राजस्थान। ठीक है, जैसे हम बात करें अब दूसरी ये बात है रहन सहन का तरीका, ये उत्तर बनता है कैसे का। ये उत्तर किसका बनता है, कैसे का, कि मानव कैसे रहता है वो उसकी संस्कृति है, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसा बोलता है, किस प्रकार का नृत्य करता है, ये सब जो है वो उसकी संस्कृति के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं शुरू में सबसे पहले प्रश्न की, कि प्रश्न सभ्यताओं से किस प्रकार के आया करते हैं। देखिए, सबसे पहला आधार, परीक्षा में प्रश्न आने का आधार होता है नगर। ठीक है, एक एक की चर्चा करेंगे हम। दूसरा आधार होता है काल, किसी भी सभ्यता का काल। और तीसरा होता है युगीन। ठीक है, और चौथा जो आधार होता है वो होता है अवशेष। ठीक है, और पांचवा आधार है स्थान। मुख्यतया ये है, और उसके अलावा एक आधार है व्यक्ति। ठीक है, ये आधार है, इन आधारों को लेकर परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, कैसे आधार होते हैं, इनकी भी हम एक एक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले नगर, यानी कि कौन सी सभ्यता नगरीय है और कौन सी सभ्यता ग्रामीण है। समझ रहे हो ना, प्राचीन समय में भी नगर हुआ करते थे, तो नगरीय या ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, काल, यानी कि कौन से काल की है, इसकी हम चर्चा करें। ठीक है, जैसे काल होते हैं, एक तो काल होता है जैसे पुरातात्विक काल, है ना, पुरातत्ववेत्ता इस प्रकार से, या हम कैसे कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, या कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, या हम कहेंगे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। समझे इस बात को, ये है क्या, यानी कि इस आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। किसी भी सभ्यता का नाम देंगे और पूछेंगे कि ये सभ्यता निम्न में से तीन काल दिए हुए हैं, इनमें से कौन से काल की सभ्यता है। एक आधार। ठीक है, एक आधार युगीन है। यहाँ पर, यहाँ जो युगीन शब्द है ये धातु से संबंधित है। युगीन शब्द है जो है वो किससे संबंधित है, धातु से, यानी कि कौन सी धातु का प्रयोग किया, किस सभ्यता के मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया है। जैसे ताम्र, ठीक है, जैसे पाषाण, ठीक है, जैसे लोहा, जैसे कांस्य। बात समझी। एक प्रश्न इस आधार पर आ सकता है कि निम्न में से वो सभ्यता, कोई सी भी जो सभ्यता देख के रखेंगे, वो सभ्यता निम्न में से कौन से युगीन है, कौन सी धातु का उन्होंने प्रयोग किया है। अगर उन्होंने पूर्णतया पत्थर का प्रयोग किया है तो पाषाण, ठीक है, कालीन सभ्यता हो जाएगी। तांबे का प्रयोग किया है उपकरणों में, औजारों में, ठीक है, और उसके अलावा बर्तनों में ताम्र का प्रयोग किया है तो वो सभ्यता ताम्र युगीन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर नेक्स्ट हमारी बात रहेगी अवशेष। नेक्स्ट बात अवशेष। अवशेष में कहा क्या मिला है, इस आधार पर प्रश्न आते हैं। कहा क्या मिला है, क्या मिला है ध्यान रखना है, तो साथ में क्या नहीं मिला, दोनों ही बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या मिला और क्या नहीं मिला। ठीक है, अब बात करते हैं स्थान, कि वो सभ्यता कहाँ स्थित है। इस बात को लेकर बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। इस बात को लेकर बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आया कि कौन सी सभ्यता, और सबसे ज्यादा प्रश्न आया हुआ है कालीबंगा सभ्यता का। कौन सी का भाई, कालीबंगा सभ्यता। तो राजस्थान में बहुत सी सभ्यताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। कोई ताम्र युगीन है, कोई पाषाण युगीन है, कोई लोहा युगीन है, और कोई कांस्य युगीन है। इनका हम अध्ययन करेंगे। व्यक्ति है, क्या है भाई, व्यक्ति। अगर हम व्यक्ति की चर्चा करें तो व्यक्ति में कहां से प्रश्न आएगा, खोजकर्ता, ठीक है, उत्खनन करता,
खोज करता, उत्खनन करता। यहां से प्रश्न आएगा। अब हम एक एक प्रश्न को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ 3 शब्द आए हैं, इनको 3 को हमको यही पढ़ना पड़ेगा। प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है, इनका हमें चर्चा करना, क्योंकि ये हमारे सामने बिल्कुल नए शब्द आए हैं, इनको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं 3 शब्द बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे हमेशा के लिए, और सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पहली बात हमारे सामने शब्द है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग का मतलब होता है पूर्व। प्राग का मतलब क्या होता है, पूर्व, बहुत पूर्व के काल है, बहुत पहले के समय का काल है। ठीक है, ऐसा काल जिस समय में लिखित सामग्री ना मिले, वो काल जिसमें लिखित सामग्री ना मिले। एक परिभाषा ये हो सकती है। दूसरी परिभाषा, ठीक है, जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता हो, यानी कि जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता तो किसी भी प्रकार के हमें प्रमाण नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं, पत्थर मिला है तो हल होगा। ठीक है, पत्थर इस प्रकार का, आटा गूंदने का बर्तन मिला है, पानी भरने का मिला है, हम एक तरीके से आइडिया लगा सकते हैं जब तक हमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होगी। तो वह काल जिसमें कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं होती, वो काल क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल है। दूसरा काल देखिए, दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, जिसमें, ध्यान से देखना, लिखित सामग्री मिल जाए, जिसमें लिखित सामग्री मिल जाए पर कोई पढ़ नहीं पाए। वह काल जिसमें लिखित सामग्री मिल जाए पर कोई पढ़ नहीं पाए, तो फिर उसका क्या फायदा। लिखा हुआ हमें मिल गया, एक शिलालेख लिखा हुआ मिल गया, एक किताब लिखी हुई मिल गई, लेकिन उसको हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर हमें इतिहास मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। इसमें तो इतिहास से पूर्व की घटना है। इतिहास क्या है, जब से लिखना प्रारंभ हुआ तो ही इतिहास है, यानी कि इतिहास से पूर्व, लिखने से पूर्व का टाइम। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक यानी कि आधा इतिहास, आधा इतिहास। इसमें इतिहास शब्द को आप विश्वास से लीजिए। इतिहास शब्द को किससे ले भाई, विश्वास से। ध्यान रखना, इतिहास शब्द का मतलब यहाँ क्या रखे, विश्वास, यानी कि पूर्ण तरीके से अविश्वास। प्रागैतिहासिक काल का मतलब विश्वास से पहले। हम उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सुनी सुनाई बहुत सी बातें सुनी होगी गांव में कि प्राचीन समय इस प्रकार से भूत हुआ करते थे, ऐसे बहुत सी बातें होती होंगी, नहीं होती होंगी। जिन्होंने देखा वो मानते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो नहीं मानते। तो ऐसा काल जिसमें प्रमाणित सामग्री नहीं मिलती हो, जिसमें मानव को पढ़ना व लिखना नहीं आता हो, वो प्राग ऐतिहासिक काल है। आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री तो मिल जाए लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है। और आपने सुना होगा सिंधु सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता में, बैराठ की सभ्यता में, आपने खूब पढ़ा होगा, बैराठ की सभ्यता में शंख लिपि मिली है। उस पर्वत पर शंख के चित्र है। इस प्रकार के पूरी व्याख्यात्मक हम एक एक का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार पूरी की पूरी पहाड़ी पर शंख के चित्र है, इसलिए इस लिपि को नाम दिया गया है शंख लिपि। लेकिन क्या कोई आज तक इसे पढ़ पाया है क्या, समझना इस बात को। शंख बने हुए हैं तो कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा, समझ में नहीं आएगा मामला क्या है, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो शंख लिपि, अब आप भी इस बात को समझ गए होंगे कि लिपि तो मिल गई, लिपि तो मिल गई पर उसको कोई पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो सभ्यता कौन से काल की हो जाएगी, आद्य ऐतिहासिक काल। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। कौन सा काल भाई, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें सभी प्रमाणिक स्रोत मिले, प्रमाणिक स्रोत मिले, ये काल। लिखे हुए स्रोत भी जिसको पढ़ भी सके,
ऐसे सभी प्रमाणिक स्रोत जहां मिल जाए वो काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है भाई? ऐतिहासिक काल। तो तीनों पार्ट हमने समझ लिए होंगे। अब हमारा यही से प्रश्न होगा, जैसे कालीबंगा सभ्यता इनमें से कैसी है? प्रागैतिहासिक है क्या? नहीं है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता में मानव को लिखना आता था, तो उनको पढ़ना भी आता था। ध्यान रखना, पढ़ना लिखना आता था, लेकिन उनकी लिखी हुई बात को आज हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर हमारे लिए वो चीज कोई काम की नहीं रही। हमारे लिए तो वो चीज एक तरीके से पत्थर के समान हुई, यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना। बजाते रहो, क्या भैंस नाचेगी? नहीं। तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहानी हो जाएगी यहाँ पर। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब कालीबंगा सभ्यता कौन सी हो जाएगी? आद्य ऐतिहासिक, क्योंकि पूर्णतया प्रमाणिक स्रोत तो नहीं है, लेकिन लिखित सामग्री जरूर मिली है। कुछ शिलालेख या कुछ मोहर कुछ बर्तनों पर लिखा हुआ मिला है, उसे उसको मानकर हम आद्य ऐतिहासिक मान रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक सभ्यता को। आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है? शायद समझ में आ गया होगा। प्राग ऐतिहासिक काल वो है जिसमें पढ़ा लिखा सामग्री नहीं मिली। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसमें लिखित सामग्री मिल गई पर कोई पढ़ नहीं पाया। ऐतिहासिक काल वो है जिसमें प्रमाणिक स्रोत, हर प्रकार के प्रमाणिक स्रोत मिले हैं। तो हम आगे चलते हैं। बेटा देखिए भाई, अब बढ़ते हैं हम किसी भी एक सभ्यता को, राजस्थान की कोई एक सभ्यता हम शुरू कर लेते हैं। निश्चित ही आपके समझ में आएगा, और सभ्यता से अगर पर्सन आएगा तो निश्चित ही वो पर्सन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी, अब पर्सन सभ्यता से आएगा ही नहीं तो बात अलग है। ठीक है, शुरू करते हैं हम। राजस्थान की एक प्रसिद्ध सभ्यता कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता है भाई? कालीबंगा सभ्यता प्रसिद्ध सभ्यता है राजस्थान की। सबसे पहले किसी भी स्थान का हमें नेक्स्ट पढ़ने से पूर्व हमें पढ़ना चाहिए परिचय। क्या पढ़ना चाहिए? परिचय। हमें पता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा बहुत भी। जैसे हम राजस्थान पुलिस का हमने फॉर्म भरा है, तो उसका परिचय तो हमें पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना जिंदगी आसानी से गुजर चली जाती है। ठीक है, टाइम के टाइम जीवन यापन बढ़िया हो जाता है, इतना तो हमें पता ही होगा। तो परिचय देखिए कि कहाँ है। देखिए, ऊपर राजस्थान की पढ़ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कहाँ होगी? राजस्थान। कहाँ होगी भाई? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट बात, घग्गर नदी तट पर। घग्गर नदी तट पर, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी तट पर। इस घग्गर नदी को भी ऐसे लेटी हुई नदी, मृतप्राय नदी, इस प्रकार से कुछ जाना जाता है। कहते हैं कि प्रारंभ में पूर्व में यहाँ पर इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी, आज वो समाप्त हो चुकी है। उसका नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है भाई? सरस्वती नदी। और आपने ये भी सुना होगा कि सरस्वती नदी के प्रमाण हमें दो मिले हैं। कितने प्रमाण मिले हैं? दो। एक प्रमाण हमें मिला है चंदन नलकूप, यानी कि सरस्वती नदी जो है वो तो नष्ट हो चुकी है, लेकिन हम कैसे माने कि वहां नदी थी? तो चंदन नलकूप प्रमाण मिल गया। उसके अलावा एक क्षेत्र मिला है, और उस क्षेत्र का नाम है लाठी सीरीज। इस प्रकार से है ना, लाठी क्षेत्र, लाठी सीरीज, या हम कह सकते हैं सेवण घास। कौन सी घास भाई? सेवण घास। देखो, चंदन नलकूप और सेवण घास दोनों की दोनों ही, अगर हम इनकी बात करें तो जैसलमेर में है। दोनों ही कहा है भाई? जैसलमेर में। और ये प्रमाणित करते हैं कि यहाँ कभी न कभी सरस्वती नदी, क्योंकि रेतीली भूमि में जल जो है इतनी ऊपर से नहीं मिलता और खारा मिलता है, लेकिन कुछ नलकूप लगाए गए थे जहां से मीठा पानी मिल रहा था, इसलिए अनुमान लगाया गया कि यहाँ सरस्वती नदी बहती है। आगे बात करें, परिचय हो गया। परिचय होने के बाद नेक्स्ट बात हमारी क्या हो जाएगी? खोज। तो देखिए, खोज 1952 में, 1952 में
और खोजकर्ता जो थे उनका नाम था अमलानंद घोष। खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा कर दी गई। आगे बढ़े हम। नेक्स्ट बात आएगी उत्खनन, यानी कि खोज करने का मतलब है बताना कि यहाँ कोई सभ्यता है। उत्खनन करने का मतलब है उसमें फिर बाद में खुदाई करवाना, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी लेना, क्या मिलेगा क्या नहीं उन सबकी पूरी जिम्मेदारी लेना। उत्खनन, देखिए उत्खनन 1961 से लेकर और 1969 तक चलता रहा और करने वाले व्यक्ति थे बी लाल और बी.के. थापर, बी लाल और बी.के. थापर। ये जो है वो है ब्रजवासी लाल। कौन है भाई? ब्रजवासी लाल। ये कौन है? बाल कृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर के द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले, नेक्स्ट स्टेप, एक एक स्टेप लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है शाब्दिक अर्थ। इस शब्द का, ये जो कालीबंगा शब्द लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ, कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कैसे रंग की भाई? काले रंग की चूड़ियां। यहां से चूड़ियां प्राप्त भी हुई है। यहां से चूड़ियां क्या हुई है भाई? प्राप्त भी हुई है। तो काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। अब यहाँ जो शब्द है, ये काली में काला रंग है, शब्द निकला है बंगा। ये प्रश्न आता है कि कौन सी भाषा का है? आज के दिन कौन सी भाषा का है? क्योंकि आप ये जानते हो सिंधु सभ्यता में कालीबंगा में मिली हुई जो भाषा है उसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो आज का ही शब्द हम समझ सकते हैं। हमें क्या पता कि इस शहर का नाम कालीबंगा था पहले, हजारों साल पहले, 5000 साल पहले की ये सभ्यताएं हैं ज्यादातर, तो हमें क्या पता इनका नाम कालीबंगा था। इसका मतलब ये नाम हमने आज के आधार पर रखे हैं, आज के वहां टीले के नाम के आधार पर, आज के वहां पर कोई नदी के नाम के आधार पर, किसी न किसी साक्ष्य या किसी न किसी तथ्य के आधार पर हमने आज उनके नाम रखे हैं। तो नाम रखा गया कालीबंगा। इसमें पूछा गया है कि बंगा शब्द किस भाषा का है, और उत्तर लीजिए, बंगा शब्द जो है आज भी पंजाबी भाषा में यूज किया जाता है और जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। अर्थ होता है भाई चूड़ियां। और ये चूड़ियां मिली कैसी है? काले रंग की, और इस आधार पर इसको कहा गया काले रंग की चूड़ियां। क्या कहा गया भाई? काले रंग की चूड़ियां। एक बार देख लीजिए, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी तट पर है। खोज 1952 में अमलानंद घोष, उत्खनन 61 से 69 तक चल रहा है। कौन कर रहे हैं? ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर। ब्रजवासी लाल और कौन है भाई? बाल कृष्ण थापर। तो देखिए चलते हैं आगे। अब सिंपल से हमारी बात होगी विशेषताओं, यानी कि हमने परिचय पढ़ा है, कंप्लीट परिचय पढ़ लिया, तो विशेषता जानना जरूरी है। मैंने पहले बताया था प्रश्न आने का आधार, प्रश्न आने का क्या आधार होगा उसकी हमने चर्चा की है कि उन्हीं आधार पर हम अध्ययन करेंगे, उन्हीं आधार पर अध्ययन करें तो हमारा स्टैंड या हमारा टॉपिक हो जाएगा विशेषताएं। सबसे पहले सिंपल सिंपल विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में सरल से कठिन की ओर जाना ही शिक्षण होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना ही क्या होता है भाई? शिक्षण। ठीक है, देखिए पहली विशेषता नंबर 1, ध्यान दीजिए आप। नंबर 1 का अगर हम ध्यान दें, कांस्य युगे, मैंने कहा था ना युग के आधार पर, किसके आधार पर? युग के आधार पर, काल के आधार पर, और मैंने कहा था नगर है या गांव है इस आधार पर। तो उन्हीं आधारों को प्रश्न बना लेते हैं। आपने क्या दिक्कत आ रही है? हम कहीं बाहर से थोड़ी ला रहे हैं प्रश्न। तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो राजस्थान की पहली विशेषता ले रहे हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। प्रश्न ये कहता है कि कांस्य जो है वो किससे बनता है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हम यही निकालेंगे, ताम्र प्लस टिन, ताम्र प्लस टिन। तो देखिए सिंधु सभ्यता में तांबा जो है वो राजस्थान से ही मंगवाया जाता था। कहां से भाई? राजस्थान से। और कालीबंगा सिंधु सभ्यता का ही एक नगर है। टिन जो है वो मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से, और दोनों को मिलाकर जो है वो एक कांसा बनाया जाता था। तो अधिकतम कालीबंगा में अधिकतम जो उपकरण है, जिन उपकरणों का अधिकतम प्रयोग किया गया है, वो उपकरण की बात करें तो वो है कांस्य। कौन सी धातु है भाई? कांस्य युगिल। ठीक है, दूसरी बात ले लेते हैं, नंबर 2, आद्यतिहासिक। आद्यतिहासिक कालीन सभ्यता हमने पहले ही चर्चा कर ली थी। पहले ये चर्चा की थी कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है, और ऐतिहासिक काल क्या होता है। बहुत पहले तो देखिए, अगर आप उस बात को समझते होंगे या समझ पाए होंगे तो किसी भी सभ्यता का उस आधार से प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, जो आधा इतिहास हो, जिसमें लिखित सामग्री तो मिल जाए लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो वो क्या काम का। कितने ही नोट्स होते हैं, कितने ही बुक होते हैं, हमारे पास कमरा भरा होता है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे तो वो नोट्स रखे रखे हमारे दिमाग में नहीं आएंगे। रखे रखे हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, उनका तो तरीका ही है दिमाग में लाने का। तो दो हमारे पास समस्या बात आ गई, दो विशेषताएं आ गई है। यानी कि इसका अर्थ होता है जिस काल लिपि को पढ़ा ना जा सके, लिपि को पढ़ा ना जा सके, तो काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। आर के स्टडी, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद आपको। डॉक्टर आनंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरी विशेषता। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एक बार रूटीन बनने में समय लग रहा है। नगरीय सभ्यता। कौन सी सभ्यता? नगरीय। कितनी बड़ी बात है, आज से 5000 साल पहले नगर थे, और कमाल की बात है व्यवस्थित नगर थे। कैसे नगर थे भाई? व्यवस्थित नगर। आज भी इतने व्यवस्थित नगर नहीं है जितने व्यवस्थित नगर उस समय हुआ करते थे। तो हमने एक एक बात की, कांस्ययुगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, और साथ में क्या है? नगरीय सभ्यता। ठीक है, अब बात करें काल की बात की। नेक्स्ट बात, नंबर 4, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी। ये और मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन है भाई? कालीबंगा। इसका मतलब ध्यान रखना, जो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं हैं वो कालीबंगा की भी है, और जो कालीबंगा की विशेषताएं हैं वो सिंधु सभ्यता के भी है। तो इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, और ऐसा कहने वाला विद्वान जो है, ये बात का ध्यान रखना, वहां कोई लिखा थोड़ी है, वहां कोई बोर्ड थोड़ी लिखा हुआ है कि जाके पढ़ लिया। आज की भाषाएं नहीं आती, उस समय आज से 5000 साल पहले की भाषा हमको कैसे आएगी? हम आइडिया लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो लिखा हुआ है, सीकर नगर में आपका स्वागत है, ऐसे तो कोई कुछ भी कह देगा, लेकिन हम वास्तविक रूप से उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उस समय की लिखी भाषा को हम समझ नहीं पाए, तो भी तो उस काल को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, और कहने वाले विद्वान, कहने वाले इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर कौन है भाई? दशरथ शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और इनकी पुस्तक जो प्रसिद्ध है उस पुस्तक का नाम था अर्ली चौहान, अर्ली चौहान डायनेस्टी। अर्ली चौहान डायनेस्टी, जो सेकंड ग्रेड जीके में आया हुआ प्रश्न है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक निम्न में से किस इतिहासकार की है? आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, यही पढ़ लिया हमने। हाँ, अब देखिए
पांचवी विशेषता पढ़ रहे हैं हम। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद खोजी गई, स्वतंत्रता के बाद खोजी गई प्रथम सभ्यता। ये भी बहुत बढ़िया है, प्रथम सभ्यता। हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं और वो बात ये है, देखना, वो बात ये है कि भारत में 1921 से ही सभ्यताओं का उत्खनन हो गया था। 1947 तक आते आते भारत में बहुत ज्यादा सभ्यताएं खोज ली गई, लेकिन 1947 में बहुत बड़ी दो बातें हुई थी। एक तो भारत को आजादी और दूसरी भारत का विभाजन। दो बातें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात थी और दूसरी उतना ही कष्टदायक। तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो अधिकांश, या हम ये कहेंगे कि सभी के सभी स्थान, ठीक है, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान। ठीक है, तो अब प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्रता के बाद अब दबाव आ गया, पाकिस्तान, बड़ी बड़ी बातें होने लगी पाकिस्तान की तरफ से कि वहां ऐसी ऐसी सभ्यताएं हैं, समय, पैसा, मेहनत, हर कुछ भारत ने लगाया और भारत में कुछ भी नहीं। तो क्या किया जाए? तो एक ही तरीका है कि भारत में भी इनकी खोज की जाए। तो आजाद भारत में खोजी गई प्रथम सभ्यता जो है, वही सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी है भाई? कालीबंगा। तो हमारे पास कितनी विशेषताएं हो गई है? 5।
चित्र के माध्यम से। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट विशेषता, हमने विशेषता नंबर 2 पढ़ी है और वो क्या है? दुर्ग स्थापत्य। क्या है भाई? दुर्ग स्थापत्य। अब देख लीजिए लिपि। क्या देखें भाई? लिपि। हमने पहले ही कहा था कि ये सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन है। इसका मतलब लिपि तो मिली है। क्या मिली है? लिपि। लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो देखो सिंपल सी सीधी सी बात करें, लिपि का नाम, फिर उसको समझेंगे वो क्या है। लिपि का नाम है भाव चित्रात्मक। लिपि का नाम क्या है भाई? भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है। अब भाव चित्रात्मक लिपि क्या है? चित्रों को देखकर भाव प्रकट करना। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में कीलाक्षर लिपि है। कौन सी लिपि है भाई? कीलाक्षर। यानी कि कील कील के चित्र है, कोई खड़ी कील, कोई खड़ी कील, कोई आडी, कोई तिरछी, कोई बाकी, कोई सीधी, इस प्रकार से है। यहाँ क्या है? चित्र है, बहुत सारे चित्र है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। मतलब साफ है, चित्रों को देखकर, चित्रों को देखकर भाव प्रकट करना। हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं हर सेक्टर पे। ठीक है। तो इसका मतलब हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। चित्र को देखकर हम कहेंगे वाह भाई वाह क्या लिखावट है, लेकिन पता ही नहीं लिखा क्या है। वही बात यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट विशेषता, भाव चित्रात्मक लिपि। इसमें भाव किसके चित्र हैं? सर्वाधिक चित्र मछली के हैं। किसके भाई? मछली के। ठीक है। और कुल चित्र है 64। कुल कितने हैं? 64। इस भाव चित्रात्मक लिपि को कई नामों से बोला जाता है। भूस्त्रोफेदन, एक नाम है इसका भूस्त्रोफेदन। यह लिपि चलती है दाएं से बाएं, लेकिन पेन को उठाने की जरूरत नहीं है। बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, इस प्रकार से लिपि चलती है। इसलिए इसको इतिहासकार नाम देने में तो माहिर होते हैं। देखा और नाम दिया, वो कम को ना। तो इस लिपि को कहा जा सकता है सर्पिलाकार। इस लिपि को कहा जा सकता है वलयाकार। सर्पिलाकार और क्या कहा जा सकता है? वलयाकार। देखिए, देखिए अब प्रश्न क्या आया हुआ है? प्रश्न आया है कालीबंगा में लिपि कौन सी थी? ऑप्शन लीजिए, ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत और नंबर 4 सैंधव। ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत और नंबर 4 क्या है? सैंधव। अब मैंने भाव लिपि तो आपको पढ़ा दिया यहाँ, पर इस लिपि में ये नाम तो आया ही नहीं है। ना ब्राह्मी आया, ना खरोष्ठी आया, ना प्राकृत आया, ना सैंधव आया। तो फिर उत्तर कैसे बनेगा? तो ये सोचने की बात थी। उस समय तो सोचने की बात थी। अब तो हर किताब में मिल जाएगा। प्रश्न आने के बाद हर किताब में दे देते हैं। देखिए क्या था। ब्राह्मी लिपि मौर्यकालीन, खरोष्ठी लिपि मौर्यकालीन, प्राकृत जो लिपि है वो जैन बौद्ध धर्म के उत्थान के समय प्रसिद्धि में थी। सैंधव लिपि का नाम हमने नहीं पढ़ा, यहाँ भी नहीं देखा। तो देखिए, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम चीन में जाके बात करें, कहा जाके बात करें? चीन में, तो चीन के लोग क्या कहेंगे कि ये भारतीय भाषा में बात कर रहा है। और भारतीय किसी भाषा का नाम है क्या? नहीं है। ऐसे ही सिंधु सभ्यता में बोली गई भाषा को, सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त की गई लिपि को सैंधव लिपि कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का ही एक नगर कालीबंगा है, इसलिए सिंपल सी दिमाग बढ़ाकर वहां तक पहुंचने वाला पहुंचा होगा। तो सैंधव लिपि कालीबंगा में बोली जाती है। तो इस लिपि को भाव चित्रात्मक को हम एक और नाम दे दें। क्या नाम दे दें? सैंधव लिपि। कौन सी लिपि भाई? सैंधव। चलो, दो विशेषता होगी, एक लिपि की होगी और एक दुर्ग स्थापत्य कला की होगी। अगली विशेषताएं देखिए, तीसरी चौथी विशेषता। नंबर 4, भवन निर्माण। भवन
निर्माण। हर विशेषता को मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूं ताकि आसानी से समझ में आए। ये भवन बन गया, ये भवन बनाने में तो टाइम तो लगता है पर हम नहीं लगाएंगे। ये बन गया भवन, ठीक है। इस प्रकार से भवन बन गया। ये दरवाजा, दरवाजा होना जरूरी है, ठीक है। खिड़की बनाए क्या? नहीं बनाएंगे, क्योंकि खिड़की किसी भी, अगर किसी भी भवन में खिड़कियां प्राप्त नहीं हुई हैं तो क्या है ये? रोशनदान। इसका विशेष ध्यान रखना, प्रत्येक भवन में रोशनदान मिले हैं, प्रत्येक भवन में रोशनदान मिले, पीछे की ओर सूरज की रोशनी मिले इसलिए, ठीक है। अब एक एक बात कर लेते हैं इस भवन की। सबसे पहली बात, दरवाजा। दरवाजा सड़क के विपरीत, दरवाजा सड़क के विपरीत दिशा में है। ये लो एक विशेषता भवन की, ठीक है। दूसरी विशेषता, दीवारें, क्या है भाई? दीवारें कच्ची ईंटों से बनी है। सूर्य तापीय कह सकते हैं। दीवारें कच्ची ईंटों से बनी है, इसलिए इनको हम कहेंगे दीनहीन बस्ती। विशेष प्रश्न है, कौन सी सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? तो ये प्रश्न आपका बन जाएगा, दीनहीन बस्ती कौन सी? गुड आफ्टरनून भाई आनंद लोनीवाल, गुड आफ्टरनून सर। देखिए हम यहाँ पढ़ रहे हैं दरवाजा सड़क के विपरीत दिशा में, और विशेषता दीवारें कच्ची ईंटों से बनी है, सूर्य तापीय थी, दीनहीन बस्ती है, ठीक है। इन घरों से जो नालियां निकली हुई है, ये नालियां, ये क्या है भाई? नालियां। इसका विशेष प्रश्न है और अनेक बार परीक्षाओं में आया हुआ है। लकड़ी की बनी है, नालियां किसकी बनी है? लकड़ी की। मोटे से लठ होते हैं, लकड़ी होती है, उसको अंदर से खोखला करके पाइप नुमा बनाया जाता है, उनको जोड़ जोड़ को उनको, और इस प्रकार से लकड़ी की क्या मिली है? नालियां। ये दरारें हैं, ये क्या है? दरारें। ध्यान से समझना, दरारें, दीवारों में दरारें पाई गई है। ये दरारें क्या है? भूकंप के साक्ष्य। किसके साक्ष्य भाई? भूकंप के साक्ष्य। माना जाता है, क्या भाई? माना जाता है कि प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले? ये प्रश्न भी है, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, पर ये प्रश्न है, प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? कालीबंगा। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या मिला, ठीक है। अगली विशेषता, अब एक एक विशेषताओं को हम यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। कैसे? देखिए एक एक विशेषताएं। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बात समझना, दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी कि डबल, इस प्रकार से समकोण पर। इसको आप दोनों का उदाहरण लीजिए, इसको उदाहरण लीजिए सड़क के, और इसी को उदाहरण लीजिए खेत। खेत का भी वही नमूना है और सड़क का भी वही नमूना है, ठीक है। समकोण पर आधारित और दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें एकमात्र, और किसी भी, चाहे भारत की हो, चाहे राजस्थान की हो, और चाहे संसार की हो, तो इस पर ध्यान दे। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है सिर्फ और सिर्फ हमें कालीबंगा से मिले हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये खेत कहां से मिला है? कहां का मतलब कालीबंगा नहीं, पूर्वी नगर, इस बात को ध्यान रखना, पूर्वी नगर के परकोटे के बाहर, पूर्वी नगर के परकोटे के बाहर क्या मिला है भाई? क्या मिला भाई?
जुता हुआ खेत। एक एक विशेषताएं, एक एक विशेषताएं लेकर चलते हैं। नेक्स्ट विशेषता 7, देखो कुछ मतलब फिक्स बता रहा है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। 7 क्या मिले हुए? अग्नि वेदिकाएं। हम इनको कह सकते हैं हवन कुंड। 7 अग्नि वेदिकाएं, या हम इनको कह सकते हैं क्या मिले हैं? हवन कुंड। ठीक है, इन हवन कुंड में हिरण की हड्डियां मिली हैं। हिरण की हड्डियां, और हिरण की जो हड्डियां हैं ये किस बात का प्रमाण है? ये प्रमाण है पशु बलि का। किसका प्रमाण है भाई? पशु बलि का प्रमाण है। इसका मतलब उस समय भी पशुओं की बलि दी जाते थे। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक क्रम जो है उनमें पशुओं की बलि दी जाती थी। हवन कुंड कितने मिले भाई? 7। तो ऊंचे चबूतरे पर मिले हैं। पूरी व्याख्या बता रहा हूं। वर्ताकार चबूतरे बने हुए हैं, उन वर्ताकार ऊंचे चबूतरे पर हवन कुंड मिला है। वो इतने बड़े या लंबे चौड़े चबूतरे हैं जहां पुरोहित वर्ग आसानी से बैठ सके, और उसके अलावा उसके साथी संबंधी जो है वो आसानी से बैठ सके। अगली विशेषता, बालक की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है? बालक की खोपड़ी, जिसमें 6 छेद है। इसको देखकर इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो है वो शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। विश्व में इससे पुराना कोई प्रमाण नहीं है। वो छेद चाहे कैसे भी हो, पर हमने तो आइडिया लगा लिया, क्योंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। हमारे पास लिखा हुआ मैटर जो है उसकी हम बात करें, अगर है तो कोई पढ़ नहीं पाया, कोई भी आज तक पढ़ नहीं पाया, तो फिर क्या करें? जो चीज मिल रहा है उसके आधार पर ही हमको आइडिया अनुमान लगाना पड़ेगा। और इन सब जो भी चीजें प्राप्त हो रही है उनको संग्रहालय में रखा जा रहा है। इसमें भाई संग्रहालय में, ये तो सिंपल सी बात है, ग्राहक कौन ले जाएगा? देखो, संग्रहालय में रखा जा रहा है। संग्रहालय का निर्माण 1985 में किया गया है। ये भी एक प्रश्न है। कालीबंगा में संग्रहालय का निर्माण 1985 में किया गया। क्यों? क्योंकि शुरू शुरू में अजीब अजीब चीजें मिली और लोग उठा उठा के जेब में गालियां और पार हो गए। तब इतिहासकारों को, पुरातत्ववेत्ताओं को लगा कि यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब 1985 में बना दिया गया क्या? संग्रहालय। अगली विशेषता देखते हैं। मेन प्रसिद्ध विशेषता, फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ध्यान से देखो। फर्श पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है भवनों के फर्श पर। बाकी तो कच्ची ईंट का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन जो फर्श भवन के हैं उन पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करें, मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली। इस बात का भी ध्यान रखना है, मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, ये सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक है। ऐसी सभ्यता है भाई मात्र सत्तात्मक, और सेकंड ग्रेड में 2 बार परीक्षा में आया प्रश्न है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता का मतलब है वो स्थान, वो सभ्यता जिसमें सत्ता माता की चलती है। जिसमें सत्ता किसकी चलती है? माता की। तो जितने भी नगर होंगे वो सभी मात्र सत्तात्मक होंगे, क्योंकि आप ये जानते हो गांव में तो आज भी पुरुष का पावर है। गांव के लोग बगैर घर से पूछे कुछ भी चीज खरीद लाएंगे, लेकिन नगर में ऐसा नहीं है। ठीक है, नगर में नारी या फिर महिला की रजामंदी बहुत ही जरूरी है। व्हाट्सएप पर फोटो खींच खींच कर दिखाते हैं, ये लाए पंखे का कलर भी महिला भी चयन करती है, तो वो मात्र सत्तात्मक ही हो गया। ठीक है, मात्र देवी की कोई मूर्ति नहीं मिली है।
नेक्स्ट हम बात करें, यहां से प्राचीनतम सामूहिक तंदूर, सामूहिक तंदूर जैसे चूल्हे मिले हैं। तंदूर जान गए होंगे, आजकल तो विशेषकर तंदूर का ही प्रयोग किया जाता है शादी विवाह में, ठीक है। ऐसे तंदूर जैसे, यानी कि हम सोच रहे हैं कि हम आधुनिक हो गए, आज हम तंदूर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन 5000 साल पहले वो लोग तंदूर का प्रयोग करते थे। अब देख लो कितना का आधुनिक हुआ और कितना का आधुनिक नहीं हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हम एक एक बात कर रहे थे। दरारें मिली है, कच्ची ईंटें मिली है ना। अगली बात, उत्खनन में 5 परतें मिली है। उत्खनन में 5 परतें मिली है। परत नंबर 3, 4, 5, परत नंबर 3, 4, 5 हड़प्पा कालीन है। परत नंबर 3, 4, 5 जो है वो कौन से काल की है? हड़प्पा काल की। और उससे पूर्व की 2 परतें जो है वो उससे पूर्व की चली गई, ठीक है। कौन कौन सी परतें चलेगी? 2, परत नंबर 1 और परत नंबर 2। अब आप देख सकते हो, अगर हमें पूरा ज्ञान है, अगर हम पूरे टॉपिक को हमने पढ़ रखा है, तो प्रश्न कहीं से भी आए हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। और ऊपर ऊपर से हमने 2-4 प्रश्न सॉल्व किए चले गए, तो प्रश्न क्या है